हेलो एवरीवन। तो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फंक्शंस। तो पिछले क्लास में हमने रैशनल फंक्शंस, पोलिनोमियल फंक्शंस, इर्रेशनल फंक्शंस इनके बारे में बात की थी, इनके डोमेन रेंज के बारे में बात की थी। कुछ बेसिक जो फंक्शंस थे इनमें उनके बारे में डिस्कस किया था हमने, उनके ग्राफ्स देखे थे, है ना। तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पीस वाइज फंक्शन या पार्ट वाइज फंक्शन बोलते हैं इनको। तो बेसिकली ये वो फंक्शन होते हैं भाई, पीस वाइज फंक्शन, जो हर अलग अलग इंटरवल में अलग अलग तरीके से डिफाइंड होते हैं ना। बेसिकली नाम दिया है पीस वाइज फंक्शन या फिर पार्ट वाइज फंक्शन, क्योंकि अलग अलग पीसेस में डिफाइन होते हैं। जिसमें हमारा जो पहला फंक्शन है वो है मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो हम पता है अपने को मॉडुलस फंक्शन क्या है। इसको जो है अपन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। तो फिर बेसिकली मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, अपने पास एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स, ये होता है मॉडुलस फंक्शन। बोली आता कहाँ से है, मेन बात ये है। देखो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होती है ना वो होता है मोड एक्स। अब बहुत बार बच्चों को ना कन्फ्यूजन रहता है, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कन्फ्यूज़न, कि जो मेरे पास मॉडुलस फंक्शन है ना, वो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर से आता है। और रूट जो है, अच्छा फिर बच्चे बोलेंगे सर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर तो जो है वो एक्स होता है ना। मोड एक्स कहाँ से आ गया अब इसमें, ये कब डिफाइन हुआ? बच्चों रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है मोड एक्स ही होता है, एक्स नहीं होता है। पर मोड एक्स क्यों होता है? क्योंकि रूट के अंदर जो क्वांटिटी डलती है वो ऑब्वियस बात हमें पता है पॉजिटिव होनी चाहिए, सही बात है। लेकिन रूट का जो आउटपुट होता है ना बेटा, वो भी हमेशा क्या होता है, वो भी हमेशा पॉजिटिव ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पे रूट ऑफ 4 इज़ 2, नोट प्लस माइनस 2। आई बात समझ में, प्लस माइनस 2 नहीं होता है। तो रूट का जो आउटपुट होता है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव। और जब हम रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो वी हैव नो आइडिया अबाउट एक्स की एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम क्या करते हैं, उसके बाहर जो है ना मोड लगा देते हैं, ताकि हमारे पास जो आउटपुट आए वो पॉजिटिव ही आए। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, मोड एक्स के बराबर होता है। और मतलब मोड एक्स होता है क्या है सर? देखो, मोड एक्स जो है बेसिकली एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, बस ये समझ लो। मोड एक्स जो है पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक्स नेगेटिव हो या पॉजिटिव, मोड एक्स जो है क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो अब देखो मोड एक्स जो है इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है, मोड एक्स इज इक्वल्स टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड माइनस एक्स एंड वन एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, बोला सर इसका क्या मतलब है? देखो बेटा, इसका मतलब क्या है, x जब जब पॉजिटिव होगा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो वैन एग्जाम्पल x इज़ -5, सॉरी x इज़ 5, x यहाँ पे 5 है, तो मोड ऑफ 5 कितना होगा, 5 होता है मेरे पास। ठीक है, अब बात करता हूँ नेगेटिव नंबर की, मोड ऑफ -5 कितना होगा, यहाँ पे x कितना है भाई, यहाँ पे x के लिए -5 है, तो मोड ऑफ -5 भी कितना होगा, 5 होता है, मुझे पता है ये बात। तो ऐसा लग रहा है ना कि 5 जो है मैंने क्या किया है, जो अंदर जो ये -5 है इसको माइनस से ही मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तभी तो मेरे पास 5 आया है। इसलिए बोलते हैं व्हेन x इज़ पॉजिटिव, व्हेन x इज़ पॉजिटिव तो मेरे पास मोड x जो है वो x के बराबर है। यहाँ पे x पॉजिटिव है तो मोड ऑफ 5 जो है ना इस x के बराबर ही होगा। और यहाँ पे x जो है नेगेटिव है, -5 के बराबर है, तो यहाँ जो x है ना वो नेगेटिव है, तो आउटपुट जो है मोड का वो क्या होगा, माइनस ऑफ x होगा। आई बात समझ में बेटा? तो ये अपने पास होता है मोड x। अब देखो, ये जो है मेरे पास बेसिक डेफिनेशन है मोड एक्स की। ठीक है, अब मोड एक्स जो है आउटपुट हमेशा कैसा देता है, पॉजिटिव, क्योंकि आउट मोड के अंदर कुछ भी डालो वो आपको पॉजिटिव बना के देगा। इनपुट जो है वो क्या क्या हो सकता है मोड का, बोले सर इनपुट कुछ भी हो सकता है। तो डोमेन क्या होती है भाई मोड की जो डोमेन होगी मेरे पास वो आपके पास होगी आर, मतलब -∞ से +∞। बट डोमेन तो ऐसा है कि आप कुछ भी डाल लो, कभी नोट डिफाइन बनाएगा ही नहीं। बट रेंज जो है ना वो मुझे देगा 0 से ∞, क्योंकि मुझे ये नेगेटिव नंबर कभी नहीं दे सकता। अभी अपन ने देखा, तो इसका ग्राफ क्या होता है, देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है अपने पास, नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो हमेशा वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव। मतलब हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, नीचे तो कभी जाएगा ही नहीं, है ना। तो देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है मेरे पास कि फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, ये x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या बनता है, y इज इक्वल्स टू एक्स टाइप का ग्राफ बनेगा, क्योंकि मोड x के बराबर होता है, x के बराबर होता है। तो मोड x के बराबर होगा तो x ग्रेटर देन 0 के लिए y इज इक्वल्स टू एक्स टाइप का ग्राफ बनेगा। ये है y मेरे पास, y इक्वल्स टू एक्स टाइप का ग्राफ। और जब x मेरे पास नेगेटिव है तो मेरे पास क्या होता है, -x के बराबर होता है मोड, तो y इक्वल्स टू -x का ग्राफ बन जाएगा बेटा। ये देखो, तो ये जो मेरे पास है ये ग्राफ बनेगा मेरा किस चीज़ का, ये बनेगा मोड x का ग्राफ। आई बात समझ में? कोई नेगेटिव ग्राफ नहीं होगा, सिर्फ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ग्राफ होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। चलो ठीक है भाई,
इतना हमारे पास हो गया। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मोड एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब हमेशा पॉजिटिव होता है। बोला सही बात है सर, आप इनको पता है, ये तो चलो बढ़िया है। दूसरी बात ये देखो, एक बार ये जो मोड एक्स ये बोल रहा है, पहले मेरे पास देख लो बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि मोड ऑफ मोड एक्स जो है ना, मोड ऑफ मोड एक्स जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी और वो मोड एक्स के बराबर ही होगी। अब भाई मुझे पता है कि -5 का जो मोड है, अगर मैं उसको देखता हूँ, -5 का मोड क्या बना देगा, ये किसके बराबर होगा, -5 का मोड कितना होगा 5, और 5 का मोड कितना होगा 5। एक बार जो क्वांटिटी ये मोड एक्स लिखा है मेरे पास, ये क्वांटिटी अगर मेरे पास पॉजिटिव बन जा रही है अंदर वाली, तो फिर तो मोड लगाने का फ़ायदा ही नहीं हुआ ना, कुछ दिक्कत ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी पॉजिटिव बनेगी। आई बात समझ में? तो मोड ऑफ -5 इज इक्वल्स टू 5, उसके तो मोड लगा ही जा रहा हूँ मेरे को, इसमें वो फिर मोड लगा दो 5, तो मेरे पास आउटपुट ही आएगा, यहाँ पे हमेशा ही आएगा। आई बात समझ में? अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो देखो बेटा, मोड ऑफ एक्स इंटू वाई ये बोल रहा है मोड एक्स मोड वाई के बराबर, ऑब्वियस सी बात है, ये तो होना ही है मेरे पास, क्योंकि मोड ऑफ एक्स वाई जो है, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, मोड ऑफ 3 इंटू 2 किसके बराबर होगा, मोड 3 इंटू मोड 2 के बराबर होगा। एग्जाम्पल दूसरा, मोड ऑफ -3 इंटू 2 के किसके बराबर होगा, ये होगा मोड ऑफ -3 इंटू मोड ऑफ 2, दोनों तरफ क्या आएगा 6 ही आएगा मेरे पास। आई बात समझ में? ऐसे ही हम जो है डिवीज़न में इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब देखो ये क्या है, ये बोल रहा है कि भाई साहब x की पावर n का मोड जो है ना, वो मोड x की पावर n के बराबर होता है। बोले सर कैसे? ये देखो, इस डिवीज़न वाले को अगर मैं जनरलाइज कर दूं, सॉरी इसको मल्टीप्लिकेशन वाले को, ये बनेगा मोड x इंटू मोड x। अगर मैं सब यहाँ पे y की जगह x ही डाल दूँ और बहुत सारी वैल्यूज़ डाल दूँ, n टाइम्स वैल्यू डाल दूँ, यहाँ देखो n टाइम्स, तो मल्टीप्लिकेशन वाले इसमें सबको अलग अलग कर सकता हूँ ना भाई, मोड x चलता रहेगा, ये n टाइम्स मोड x आ गया। ये कितना बनेगा, ये बनेगा x की पावर n का मोड, ये कितना बनेगा मोड x की पावर n। ठीक है, ठीक है भाई, आई बात समझ में? ये अपने पास यहाँ प्रूव हो गया। अब देखो बात करते हैं आगे। तो अब मेरे पास दो प्रॉपर्टीज़ आती हैं, अपन इसको समझ लेंगे, नीचे वाली को, ऊपर वाली जो है वो अपने आप समझ में आ जाएगी मेरे पास, है ना। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मोड ऑफ x प्लस वाई हमेशा छोटा होता है किससे, मोड x प्लस मोड वाई से। मतलब ऐसा क्यों? या तो छोटा होगा या फिर उसके बराबर हो सकता है मैक्सिमम, उससे बड़ा नहीं हो सकता। देखो अब मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ कि एक बार ले लो कि भाई साहब x की वैल्यू जो है वो 3 है, सॉरी 5 है, और y की वैल्यू जो है वो 3 है। दूसरी बार ले लो x की वैल्यू जो है 5 है और y की वैल्यू -3 है। ठीक है, अब देखो जब मेरे पास सेम, या फिर इधर ले लो x की वैल्यू -5 होगी और एक y की वैल्यू -3 होगी, मतलब मेरे कहने का मतलब है जब मेरे पास सिमिलर साइन हो x और y का, ये देखो यहाँ पे 5 और 3 है, दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ पे क्या है -5 और -3 दोनों नेगेटिव हैं। जब मेरे पास सिमिलर साइन है x और y पे, तो देखो मोड ऑफ x प्लस वाई, अब सिमिलर साइन है तो x और y ऑब्वियसली ऐड होंगे, चाहे वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में। पॉजिटिव में अगर मैं करता हूँ तो 5 + 3 होंगे, नेगेटिव में करता हूँ तो -5 -3 होंगे। दोनों का आंसर कितना आएगा, ये भी 8 आएगा और ये भी क्या आएगा 8 आएगा। और इस केस में अगर मैं मोड x प्लस मोड y लिखता हूँ, वो कितना आएगा मेरे पास, वो भी कितना आएगा मोड 5 प्लस मोड 3, वो भी कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, तो जब जब मेरे पास सिमिलर साइन होता है, जब जब मेरे पास सिमिलर साइन होता है x और y का, तो मोड x प्लस वाई जो है, मोड x प्लस वाई जो है वो मोड x प्लस मोड y के बराबर होता है। जो मैंने ये केस लिखा है, इस केस, ये केस कब पॉसिबल है, आप ये पर देखा इतना सारा, ये केस कब पॉसिबल है भाई, ये केस तभी पॉसिबल है जब मेरे पास x और y का सिमिलर साइन होगा। और अगर x और y का सिमिलर साइन होगा तो x डॉट y कितना होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। सही बात है भाई। उसके बाद देखो दूसरा केस, जब मेरे पास दोनों में अपोजिट साइन है। अगर दोनों में अपोजिट साइन है तो ऑब्वियस सी बात है, मैं दोनों को जब ऐड करूँगा तो अगर अपोजिट साइन है तो मेरे पास ऑल ओवर वैल्यू कम बनेगी ना भाई, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, मोड 2 आएगा। बट जब मैं इनको अलग अलग लिखूंगा, देखो मोड ऑफ -5 और मोड ऑफ -3, इसका आंसर तो क्या आएगा 8 आएगा, क्योंकि मोड जो है वो नेगेटिव को क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है ना। और जब मैं इन दोनों को बिना मोड के ऐड करूँगा तो मेरे पास ऑल ओवर वैल्यूज़ लेस हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इस केस में मोड ऑफ x प्लस वाई जो है ना वो छोटा होगा किससे, मोड x प्लस मोड वाई से। आई बात समझ में भाई। तो जब मेरे पास मोड x प्लस वाई मोड x प्लस मोड वाई से छोटा हो तो इसका मतलब क्या है कि दोनों अपोजिट साइन के हैं, एक प्लस है तो दूसरा क्या है माइनस है। इस चीज़ को कैसे लिखेंगी भाई, अगर दोनों अपोजिट साइन के हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। आई बात समझ में। तो मुझे ये दो चीज़ें जो है ना बेटा ध्यान रखनी है। पहली कौन सी, कि अगर मेरे पास मोड x प्लस मोड y जो है वो मोड ऑफ x प्लस वाई के बराबर है
तो इसका मतलब दोनों का जो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये है दोनों सेम साइन के हो गए। ये जी चीज़ है ना, मैं इसको डायरेक्ट यूज़ करूँगा सॉल्व करते टाइम, तो ये अपने को ध्यान रखनी है। और दूसरा, अगर मोड एक्स प्लस मोड वाई बड़ा है मोड ऑफ एक्स प्लस वाई से, तो इसका एक ही मतलब है कि कम से कम एक्स और वाई में से एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, हमेशा नेगेटिव। और एक पॉजिटिव और दूसरा अगर नेगेटिव है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या आएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा बेटा, नेगेटिव ही आएगा। मतलब एक्स इंटू वाई नेगेटिव और यहाँ पे एक्स इंटू वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आई बात समझ में? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास देखो दूसरा मेरे पास क्या होता है फंक्शन, ये है सिग्नम फंक्शन। अब देखो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, बड़ा ही मतलब अजीब सा फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। ये डिफ़ाइन ही इस तरीके से होता है कि हर पॉजिटिव इनपुट के लिए ये जो है ना, अच्छा पहली बात इसको अपन लिखते कैसे हैं देख लो एक बार। सिग्नम फंक्शन को लिखा ऐसे जाता है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एस जी एन ऑफ एक्स। अब ध्यान रखना ये एक्स यहाँ पे जो है ना वो इनपुट है होगा इसका, यहाँ पे इसका इनपुट एक्स है, ठीक है। तो इसको डिफ़ाइन करते हैं कि जब जब इसके पास पॉजिटिव इनपुट आएगा ये हमेशा वैल्यू 1 देगा मेरे पास। जब जब इनपुट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब जब इनपुट 0 होगा इसके पास तो ये वैल्यू क्या देगा, मुझे 0 देगा। और जब जब इसके पास इनपुट जो है वो नेगेटिव होगा ये वैल्यू कितनी देगा, -1। इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ भाई कि जो मेरे पास सिग्नम फंक्शन है उसकी रेंज में सिर्फ और सिर्फ 3 ही वैल्यूज़ आती हैं और तीनों इंटीजर आती हैं, -1, 0 और 1, ठीक है। आप कुछ भी डाल लो। इसको अगर मैं जनरलाइज़ करके लिखता हूँ ना भाई, इसको अगर मैं जनरलाइज़ करके लिख दूँ तो ये लिख सकता हूँ। अच्छा एक तो पहली बात ये सिग्नम लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। सिग्नम ऑफ एक्स जो है ये, अगर इसको मैं जनरलाइज़ करके लिख दूँ मैं ऐसे लिख दूँगा कि भाई सिग्नम ऑफ एफ एक्स, अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है एक्स से तो सिग्नम के अंदर मेरे पास कुछ भी इनपुट डाले उससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा मेरे पास। बस मुझे ये देखना है कि वो जो इनपुट डाला है वो पॉजिटिव है या 0 है या फिर नेगेटिव है। अब तीनों में से कुछ ना कुछ तो होगा ही भाई साहब। तो अगर वो पॉजिटिव है तो इसका आउटपुट 1 आ जाएगा, 0 है तो उसका आउटपुट 0 आ जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो उसका आउटपुट -1 आ जाएगा। ये मेरे पास सिग्नम की जो है डेफिनेशन है। आई बात समझ में? अब इसकी रेंज और डोमेन देखो कैसे आएगी। अब सिग्नम की जो डोमेन है उसमें आप इनपुट में कुछ भी डाल सकते हो, कोई मतलब मेरे पास रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, मतलब ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है मेरे पास इनपुट की जिसके लिए सिग्नम फंक्शन जो है नॉट डिफाइन बने। तो बेटा इसकी डोमेन क्या हो जाएगी मेरे पास, डोमेन इसकी आर हो जाएगी, मतलब ऑल रियल वैल्यूज़। दूसरी लैंग्वेज में बोलो तो -∞ से +∞। अब बात करते हैं अपन रेंज की। तो देखो रेंज है ना, कुछ भी इनपुट डालने पे रेंज में सिर्फ और सिर्फ 3 ही इंटीजर्स आते हैं। कौन सा, एक आएगा 1, दूसरा आएगा 0 और तीसरा आएगा -1। तो ये 3 इंटीजर तक ही सीमित है इसकी रेंज अपने पास। आई बात समझ में? ये होता है सिग्नम फंक्शन। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ग्राफ है ना। देखो कि मेरे पास जब जब वैल्यू पॉजिटिव होगी, लो अच्छा सबसे पहले 0 का मार्क करते हैं। जब जब मेरे पास इनपुट 0 होगा तो आउटपुट भी क्या होगा, 0। तो 0 पे क्या आया, 0। अब बात करते हैं मेरे पास पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव के लिए जो है कोई भी वैल्यू होगी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये ग्राफ होगा, हर पॉजिटिव वैल्यू के ये मेरे पास 1 है यहाँ पे, और हर नेगेटिव वैल्यू के लिए मेरे पास -1 है। आई बात समझ में? ये मेरे पास ग्राफ बना है। जो ये ओपन मैंने सर्कल बनाए हैं इनका मतलब ये है कि ये लाइन पे बस जो वैल्यू आई उसके लिए डिफाइन नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उस वहाँ पे ऑब्वियसली कि एक्स क्या होगा, 0। बट जब जब एक्स 0 है तो उसके लिए तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 होगी। जब जब इनपुट 0 होगा तो फंक्शन का आउटपुट भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये देखो एट एक्स इक्वल्स टू 0, फंक्शन का आउटपुट इज़ 0। बट जैसे ही 0 से बड़ा हुआ मेरे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी फंक्शन की, 1 हो जाएगी। आई बात समझ बेटा? तो ये मेरे पास क्या है, ये अपने पास ग्राफ है किसका, सिग्नम फंक्शन का। इजी सा ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल के लिए कुछ अपन वो देखते हैं। ये बताओ सिग्नम ऑफ मोड x + 5 की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो सिग्नम लिखा है आउटपुट में या तो 1 या 0 या फिर -1, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, 1 0 या फिर -1। बस ये देख लो कि जो इनपुट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब मोड x + 5, मुझे पता है मोड x ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, और +5 कर दूँ मतलब कोई पॉजिटिव नंबर ही आएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। आई बात समझ में? अब बात करते हैं अपने पास सिग्नम ऑफ x² + x + 1। देखो यहाँ पे ये इनपुट है मेरे पास पूरा,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं, एक्स को इक्वल्स टू जीरो करके वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर बोलेंगे सर कि सिग्नम देखो, सिग्नम वहाँ वो एक्स नहीं डालें, मतलब वो सब गलत बात है। मुझे सिर्फ क्या देखना है, मुझे इनपुट देखना है। यहाँ पे इनपुट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये देखना है कि पॉजिटिव कि नेगेटिव। मुझे ये पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जो है इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है भाई साहब, लेस देन जीरो है। ये फैक्टराइज नहीं हो सकती, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, ए ग्रेटर देन जीरो है। ए मतलब लीडिंग कोफिशिएंट, तो अपन ने क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा कि ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहता है, मतलब एक्स की हर वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू कुछ भी डालो मेरे पास, ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो इनपुट अगर पॉजिटिव तो सिग्नम की वैल्यू कितनी, वन। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो सिग्नम ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसका मतलब क्या है कि जो ये क्वाड्रेटिक है मेरे पास, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिनिमम ऑफ दिस का मतलब है इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो। वो देखो पॉजिटिव आ रही है, जीरो आ रही है, नेगेटिव आ रही है, उस हिसाब से मेरे पास सिग्नम जो है आउटपुट देगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी होती है भाई साहब, अपने को पता है माइनस डी बाई फोर ए के बराबर होती है, और एट एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए पे होती है। तो माइनस डी बाई फोर ए निकालूंगा ना यहाँ पे मैं, तो मेरे पास वो माइनस वन बाई फोर निकल के आएगा। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू इसकी आएगी माइनस वन बाई फोर। आप निकाल के देख लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया सिग्नम ऑफ माइनस वन बाई फोर। अब क्योंकि इनपुट क्या है, नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा बेटा इसका, माइनस वन आएगा। आई बात समझ में सबको, है ना? अब देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अभी जो है अपन मॉडुलस इक्वालिटी सॉल्व करके देखते हैं। ध्यान से देखना कि मॉडुलस इक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद अपन बाद में बात करेंगे इन इक्वालिटी वगैरह की भी। तो देखो सबसे पहले ये है मेरे पास कि मोड ऑफ अगर x प्लस वन प्लस एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू फाइव के बराबर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब जो मोड के अंदर जो भी लिखी है ना, कि x माइनस वन लिखा है या x माइनस थ्री लिखा है, इनको जीरो से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। एक आ गया x इक्वल्स टू थ्री, एक आ गया x इक्वल्स टू फाइव। क्या करेंगे, सिंपल कर देंगे प्लॉट, किस पे, नंबर लाइन पे। लो भाई सिंपली नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया मैंने। ये देखो x इक्वल्स टू वन एंड x इक्वल्स टू थ्री। अब मेरे पास तीन इंटरवल बन गए, इंटरवल नंबर वन जो तीन से बड़ा है, इंटरवल नंबर टू जो एक और तीन के बीच में है, इंटरवल नंबर थ्री जो एक से छोटा है। अब मुझे इन तीनों इंटरवल के लिए अलग अलग जो है वो ये इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो करके देख लेते हैं अपन एक बार। मैंने तीन अलग अलग जगह बना लिए। तो केस मेरे पास यहाँ पे क्या बनाएगा, ये वाला केस है मेरा, जब मेरा x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री होगा। अब देखो x को अगर मैं इस इंटरवल में रखता हूँ तीन या तीन से बड़ा, तो इस इंटरवल में ये जो मेरे पास अपने पास इक्वेशन है, जो क्वेश्चन है, ये किस तरीके से डिफाइन होएगा। देखो जब जब x तीन से बड़ा होगा, अभी सिर्फ मैं इसके लिए सोल्व कर रहा हूँ x ग्रेटर देन थ्री, जब x तीन से बड़ा होगा तो x माइनस वन जो है क्या वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये बताओ मुझे। x माइनस वन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव जब x तीन से बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर x तीन से बड़ा है तो x माइनस वन विल ऑलवेज भी पॉजिटिव एंड x माइनस थ्री ये भी ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर रेंज में x माइनस वन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, x माइनस थ्री भी पॉजिटिव रहेगा, तो मोड अगर पॉजिटिव नंबर तो मोड कैसे खुलता है, प्लस के साथ खुलता है। तो मेरे पास बन जाएगा कितना, x माइनस वन बन जाएगा वहाँ पे। सिर्फ इस इंटरवल के लिए ध्यान रखना, सिर्फ इस इंटरवल के लिए क्या बन जाएगा मेरे पास, x माइनस वन बन जाएगा। और इस इंटरवल के लिए ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, x माइनस थ्री बन जाएगी, इज इक्वल्स टू फाइव हो गया। अब सिंप्लीफाई करो कि 2x माइनस फोर इक्वल्स टू फाइव, और x कितना है बेटा मेरे पास, 9/2। लेकिन ये ध्यान रखेंगे हम कि अगर x 9/2 है तो ये x क्या मेरे पास इस इंटरवल में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो ही एक्सेप्ट करेंगे, नहीं आ रहा तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब 9/2 जो ऑब्वियस सी बात तीन से बड़ा है, तो ये मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। अब दूसरे वाले इंटरवल की बात करते हैं बेटा, 1 से 3। तो यहाँ पे क्या है, x जो है वो 1 से 3 के बीच में होगा। अब x जैसे ही 1 से 3 के बीच में आया तो x माइनस वन क्या पॉजिटिव होगा नेगेटिव, ऑब्वियस सी बात है। x अगर 1 से 3 के बीच में, तो x माइनस वन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव के साथ खुल गया मेरे पास, ये बनेगा x माइनस वन। बट x माइनस थ्री जो है ना, इस इंटरवल में हर वैल्यू के लिए क्या होगा, नेगेटिव खुलेगा, क्योंकि x माइनस थ्री नेगेटिव होगा। तो मोड मुझे पता है अगर x माइनस थ्री इनपुट नेगेटिव है तो मोड कैसे खुलता है, माइनस के साथ खुलता है। तो आएगा माइनस ऑफ x माइनस थ्री इक्वल्स टू फाइव। सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे को दिखेगा कि ये कुछ ऐसा बन रहा है भाई, x से x कट गया तो कितना आएगा, 2 इज इक्वल्स टू 5, जो कि हमेशा गलत है। ये इक्वालिटी कभी होल्ड कर ही नहीं सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में जितनी भी x की वैल्यूज़ है ना, उनमें से वो कोई भी वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इक्वालिटी जो आई है वो कभी होल्ड कर ही नहीं सकती है। आई बेटा सब समझ में बात।
तो अब देखो तीसरे वाले इंटरवल पे चलते हैं। तीसरे वाला इंटरवल क्या बोल रहा है कि मेरे पास x जो है वो यहाँ पे ये वाला इंटरवल है, x जो है वो मेरे पास 1 से छोटा हो जाए। तो देखो अगर x 1 से छोटा हो जाएगा मेरे पास, तो ये जो x -1 है नेगेटिव तरीके से खोलेगा, क्योंकि नेगेटिव होगा ये, तो -x -1। और यही काम हम करेंगे किसके साथ, x -3 के साथ, क्योंकि x -3 भी जो है वो भी नेगेटिव से खोलेगा। तो ये आएगा -(x -3) = 5। कितना आएगा बेटा, -2x प्लस ये कितना आ जाएगा मेरे पास 2 = सॉरी, तो ये अपने पास हो जाएगा देखो -x + 1 -x + 3 = 5 -2x = 1। x कितना होगा बेटा, -1/2। तो क्या ये x जो आया है मेरे पास इस इंटरवल में लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ये भी मेरे पास क्या होगा, आंसर होगा। तो इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई करने वाले मेरे पास 2x की वैल्यूज़ आ रही हैं। एक आ रही है x = -1/2 और दूसरी आ रही है क्या बेटा, x = 9/2। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। आए बात समझ में। तो ऐसे मॉडुलस की इक्वलिटी अपन सोल्व करते हैं बेटा। अब देखो अगले वाला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं अपन, अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं। देखो इसको मैं ऑब्वियसली बात है कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। कैसे कि भाई साहब यहाँ से x = -1 क्रिटिकल पॉइंट आएगा, यहाँ से x = 1 आएगा, यहाँ से क्या आएगा, x = 0। ऑब्वियस सी बात है, क्या करो, नंबर लाइन पे लाई करो तीनों को। -1 पहले आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा। तो 4 इंटरवल बनेंगे मेरे पास, 1 1 2 3 और 4, चारों इंटरवल में अपने आप अपने को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हर इंटरवल में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जो मेरे पास x आएगा अपन उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बट देखो इसको सोल्व करने का एक तरीका और है, क्योंकि मैंने बताया था ये वाली कंडीशन, कौन सी वाली बेटा, ये वाली मॉडुलस में, कि अगर mod of x + y = mod x + mod y के बराबर है, तो वो कब होगा, सब सिर्फ और सिर्फ x × y > 0 होंगे। तभी ये पॉसिबल है मेरे पास कि mod of x + mod of y जो है mod of x + y के बराबर होगा। चलो यहाँ देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। यहाँ देखो बेटा, ये बताओ मुझे कि अगर मैं mod of x + 1 देखता हूँ और mod of x - 1 देखता हूँ = अगर मैं इसको a बोलता हूँ, इसको b बोलता हूँ, तो क्या mod of a + mod of b, यहाँ पे मुझे mod of a + b के बराबर दिख रहा है। क्योंकि अगर मैं a और b को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो x + 1 + x - 1 का मोड ये आएगा ना भाई, x + 1 + x - 1, 1 से 1 कट गया मेरा, तो क्या बनेगा यहाँ पे 2x बना। तो ये लिखा हुआ है भाई साहब, क्या ये इस कंडीशन में लिखा है भाई, mod of a + mod of b = mod of a + b। तो अगर ऐसा है इसका मतलब क्या होगा, a b पक्का क्या होगा, > 0 होगा। a क्या है यहाँ पे, x + 1 और b क्या है, x - 1, ये > 0। अब ये अपन को वेवी कर्व में पढ़ा होगा अपन ने, है ना। वेवी कर्व जो मेथड होता है उसमें अपन पढ़ते हैं ये कि इस इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व करते हैं। इससे सोल्व करने पे मेरे को फिर से क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू यहाँ से -∞ से -1 आ जाएगी, यूनियन 1 से जो है इन्फिनिटी आ जाएगी। ये मेरे पास x निकल के आएगा। यहाँ से बोले सर ये यहाँ से आपने ये कैसे निकाला, बेटा ये अपन ने निकाला वेवी कर्व मेथड से, है ना, जो आपको 11th में क्वाड्रेटिक में पढ़ा दिया जाता है। अगर आपको अभी भी नहीं आता है वेवी कर्व मेथड, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक लेक्चर वेवी कर्व मेथड पे बना के बता दूंगा। बिल्कुल सिंपल सा आसान सी चीज़ है, ठीक है बेटा। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि यहाँ भी सिमिलर चीज़ लगेगी। देखना ज़रा, ये अगर मैं a बोलता हूँ, ये अगर मैं b बोलता हूँ, तो क्या mod a + mod b, यहाँ पे mod of a + b के बराबर लिखा है क्या। इन दोनों को ऐड करने में क्या आ रहा है मेरे पास, 2x - a + 3 आ रहा है बेटा। देखो ये mod of a + b ही लिखा है मेरे पास, मोड के अंदर ना, ये मेरे पास देखना ज़रा आप, ये a + b ही लिखा हुआ है। तो ये आपके लिए जो है होमवर्क क्वेश्चन है बेटा। आप इसको जो है सोल्व करके मेरे पास कमेंट करके आंसर ज़रूर बताएं। अब अगला देखो, एक क्वेश्चन हो रहा है बेटा कि बोल रहा है कि mod of समथिंग बाई समथिंग = माइनस ऑफ दैट समथिंग बाई समथिंग। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं इसे इनपुट क्वांटिटी तो k बोल दे रहा हूँ, तो ये लिखा है mod of k = -k, ये लिखा हुआ है। अब ये बात बताओ कि mod of k -k के बराबर कब होता है, मतलब mod of x जो है वो -x के बराबर कब होता है बेटा, वहन मेरे पास x इज़ <0 तभी होता है, मतलब वहन k इज़ <0। इसका मतलब ये इक्वलिटी तभी सेटिस्फाई होगी जब ये क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव हो। अब इस क्वांटिटी को अगर मुझे नेगेटिव करना है तो भाई लगा दो कि x² - 3x + 2 अपॉन x² - 7x + 12 इज़ नेगेटिव, ठीक है बेटा।
लो बस कर दो सोल्व। ये भी क्या होगा, वेविकर मेथड से होगा। अब देखो यहाँ पे मेरे पास आएगा कि x ऊपर वाले को मैं क्या कर रहा हूँ, फैक्टराइज कर रहा हूँ किससे, x-2 इंटू x-1, नीचे वाले को फैक्टराइज कर रहा हूँ x-4 इंटू x-3। अब ये लेस देन ज़ीरो निकालना है। फिर से इसके नंबर लाइन पे मार्क करो, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे बेटा, फिर से बता रहा हूँ, वेविकर मेथड से होगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 1, यहाँ से 3, यहाँ से 4, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 वेविकर मेथड। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या आएगा, ये इस रेंज में पॉजिटिव आएगी, इसमें नेगेटिव आएगा, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव। तो ये बताओ कि इस केस में अपने को देखना है लेस देन ज़ीरो बेटा, लेस देन ज़ीरो। एक तो यहाँ पर आ रहा है मेरे पास और एक लेस देन ज़ीरो यहाँ पर आ रहा है, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन, ये वाला अपने ले लिया 1 से 2। अब बारी है इसकी, क्या आएगा 3 से 4। तो बेटा ये इसका क्या आया, ये इसका आंसर आया अपने पास इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर कोई समस्या है तो कमेंट कर दीजिए, अगर वेविकर मेथड नहीं आता है तो अपन उसका एक लेक्चर ले लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले फंक्शन पे, जो अपना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी तक हमने 2 फंक्शन कवर कर चुके हैं। पहला था अपने पास मॉडुलस फंक्शन, दूसरा अपन ने पढ़ा सिग्नम फंक्शन। उसके बेसिस पे अपन ने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। सिग्नम फंक्शन के भी 1-2 एग्जांपल्स देखे हैं, फिर अपन ने मॉडुलस के भी 1-2 एग्जांपल देखे हैं। ठीक है बेटा, अब आगे बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। इसको स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, देखो इसका मतलब है देखो सबसे पहली बात, इसको लिखते कैसे हैं, सिंपली इसको रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स एक्स से। किससे करते हैं बेटा, बॉक्स एक्स। बॉक्स एक्स का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। अब देखो यहाँ पे इनपुट जो है ना वो ये x है मेरे पास, इनपुट जो है वो ये x है। अब और अगर x बॉक्स के अंदर लिखा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ मुझे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है। अब देखो इनपुट x है, जो कुछ भी हो सकता है, एनी वैल्यू। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन वैल्यू है ही नहीं x की जो इसको नोट डिफाइन कर दे, तो मेरे पास इसकी डोमेन जो है ना वो बेटा R आ जाएगी। मतलब इनपुट में जो है वो आप कुछ भी डाल सकते हैं, एज सच कोई मेरे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब बात आती है आउटपुट की रेंज की, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे कि जो रेंज है वो अपन क्या क्या इसकी रख सकते हैं। ठीक है, वैसे बता दूं रेंज इसकी जो है इंटीजर्स होंगे सारे। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो एक बार कि मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है बताता क्या है। ये बताता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। जब मैं लिखता हूँ GIF ऑफ एक्स, मतलब अगर मैंने ऐसे लिखा 2.3 का GIF, बेटा अब ये क्या बताएगा कि 2.3 से छोटा, 2.3 से छोटा सब जो सबसे करीब वाला जो इंटीजर है ना उसको बताएगा। ये 2.3 से छोटा होना चाहिए और सबसे करीब वाला जो कि है 2 मेरे पास। अगर इसका सबसे बड़ा तरीका पता है क्या है, नंबर लाइन बना के अपन क्या करेंगे, नंबर लाइन बना देंगे। मार्क करो 0 1 2 3 -1 -2। अब मेरे पास ये प्लॉट कर लो कि 2.3 कहाँ पे आएगा, 2.3 यहाँ कहीं आएगा। इससे लेफ़्ट साइड में हमेशा GIF लिखते टाइम, हमेशा कहाँ देखना है, लेफ़्ट साइड में। कभी राइट साइड में किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव किसी वैल्यू के राइट साइड नहीं देखना है। तो इसका GIF क्या होगा, 2.3 का, यहाँ मैंने मार्क किया। इसका GIF होगा इससे जस्ट पहले जो इंटीजर आता है, कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है मेरे पास, तो इसका GIF कितना होगा बेटा, 2 होगा। सिमिलर तरीके से एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 5.00001, इसका GIF क्या होगा भाई साहब, इसका GIF होगा 5। और अगर मैं लिखता हूँ 4.999999, अब इसका GIF क्या होगा बेटा, इसका GIF होगा 4। कितना भी यहाँ 99 लिखा हो, अगर ये 5 से छोटा नंबर है ना ये वाला, तो इसका GIF 5 होगा मेरे पास। ठीक है, सिमिलर तरीके से अगर मैं बोलता हूँ 3, इसका GIF क्या होगा। अब ये क्योंकि खुद में ही एक इंटीजर है, GIF जो है वो मुझे इंटीजर आउटपुट ही देता है सिर्फ। ध्यान रखना, नियरेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x। आई बात समझ में कि अगर x की वैल्यू 2.3 है तो इससे छोटा या इसके बराबर जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो देगा। अब इससे छोटा इंटीजर ऑब्वियसली 2 है ना, जो सबसे करीब में है। इससे छोटा इंटीजर ऑब्वियसली 5 है जो सबसे करीब में है। इससे छोटा इंटीजर, हालांकि इसके करीब में तो 5 है, जैसे यहाँ मैं 4 लिखता हूँ और यहाँ मैं अगर 5 लिखता हूँ तो 4.99 कहीं यहाँ लाई करेगा। इसके पास में 5 है बट छोटा भी तो होना चाहिए ना भाई, तो वो इंटीजर कौन सा है बेटा, 4 है। तो और GIF ऑफ 3 कितना होगा, ये 3 होगा। अगर इनपुट में इंटीजर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे पास। अब देखो ये बताओ कि GIF जो है, अगर मैं बात करता हूँ -1.7, इसका GIF कितना होगा, -1.7 का। ध्यान रखना कि हमेशा GIF लिखते टाइम नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो, और लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर है वो देख लो, 0 1 2
-1 -2। ये -1.7 कहाँ लाई करेगा बेटा? -1.7 जो हो यहाँ लाई करेगा। अब देखना मुझे इसके लेफ़्ट में ही देखना है। लेफ़्ट में सबसे पहला इंटीजर कौन सा है? -2। तो बेटा इसका आंसर होगा -2। GIF ऑफ -1.7 कितना होगा बेटा? -2 होगा। सिमिलरली बताओ GIF ऑफ -5.0001 कितना होगा? अगर नहीं समझ आ रहा तो क्या करो, नंबर लाइन पे मार्क करो, है ना। 0 -1 -2 -3 -4 और सिमिलरली आगे कितना जाएगा मेरे पास? -5, ठीक है। और -5 के बाद क्या आएगा? -6। तो मेरे पास जो पूछा है -5.0001 वो कहाँ? यही बिल्कुल यहाँ बगल में लाई करेगा इसके। बट मुझे देखना है इसके लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? -6। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? -6 होगी। आई बात समझ में? तो ये मेरे पास क्या है, अपने को इस तरीके से GIF की वैल्यू निकालनी पड़ती हैं, ठीक है। अब देखो अपन ने यहाँ देखा कि इसकी डोमेन जो है वो क्या होगी? रियल नंबर होगी, कुछ भी डाल सकते हैं। रेंज में क्या आएगा? रेंज में सिर्फ और सिर्फ मेरे पास इंटीजर्स आएंगे, ठीक है। आप कुछ भी आउटपुट इनपुट दे सकते हो, बट रेंज में क्या मिलेगा मेरे को? हमेशा कोई ना कोई इंटीजर मिलेगा। तो ऑल इंटीजर्स, या फिर इसको मैं आई से भी डिनोट करता हूँ कि मेरे पास ये इसकी क्या आएगी? रेंज आएगी GIF की। आई बात समझ में बेटा? चलो अब देखते हैं। अब देखो, हाँ ये बताओ, देखो मोड GIF ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो हमेशा क्या रहेगा? x के तो छोटा है उसके बराबर हो सकता है, और x -1 से बड़ा रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 2.7 ले लेता हूँ, तो जो 2.7 का मेरे पास जो मोड है बेटा, वो ये बताओ क्या 2.7 से छोटा होगा? क्योंकि देखो ये GIF ऑफ x बोल रहा है x से छोटा या बराबर। बराबर तो होगा इंटीजर के केस में, अपन अभी एग्जाम्पल देख लेंगे। अभी बात करो क्या वो GIF ऑफ 2.7 कितना होता है? पहले बताओ। 2 के बराबर होता है। क्या वो मेरे पास 2.7 से छोटा होगा? होगा। x -1 की वैल्यू 1.7, क्या वो 1.7 से बड़ा होगा? होगा। 2 जो है 1.7 से बड़ा और 2.7 से छोटा होता है। अगर यहाँ पे इनपुट जो है इंटीजर लगाता हूँ मैं, एग्जाम्पल 3, तो 3 जो है क्या वो मेरे पास 3 से छोटा है उसके बराबर होगा? छोटा तो नहीं, लेकिन बेटा बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है। और क्या ये मेरे पास 2 से बड़ा होगा? क्योंकि x -1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 2 होगी, तो 2 से ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो ये अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जो GIF होता है वो x -1 से हमेशा क्या होता है बेटा? बड़ा होता है। आई बात समझ में? अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ग्राफ है इसका, है ना। देखेंगे हम लोग एक बार। पहले ग्राफ देखने से पहले जो है अपन ये जो 3 चीज़ें लिखी है ना, इनको एक बार डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं। अब देखो, अगर मेरे पास किसी ने दिया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो 0 के बराबर है, ध्यान देना बेटा। अब अगर मैं नंबर लाइन बना देता हूँ, देखो 0 1 2 -1 और -2 और 3। अगर किसी ने बोल दिया मेरे पास कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है x का वो 0 के बराबर है। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 के बराबर कब कब हो सकता है, या फिर मैं बोलूँ कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 के बराबर तो x क्या क्या होगा। देखो ये बताओ, क्या मेरे पास अगर यहाँ पे मैं 0.2 लेता हूँ उसका GIF 0 होगा? बिल्कुल होगा। 0.5 लेता हूँ उसका GIF कितना होगा भाई? 0 ही होगा। 0.9 भी लेता हूँ तो उसका GIF कितना होगा? 0 ही होगा। मतलब 0 और 1 के बीच में जो भी नंबर लाई करेगा उसका GIF कितना होगा? 0 ही होगा भाई साहब। बस नंबर जो है वो 1 के बराबर ना हो, 1 से छोटा हो। इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो जब 0 से 1 के बीच में रहेगी, 0 पे क्लोज ब्रैकेट और 1 पे जो है वो ओपन ब्रैकेट लगाया मैंने, क्योंकि 1 हो गई अगर वैल्यू x की तो GIF उसका 1 हो जाएगा। तो 1 से अगर छोटी वैल्यू रहे और 0 से बड़ी वैल्यू रहे तो इस इंटरवल में जो भी x होगा उन सब का मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा बेटा? 0 होगा। सिमिलर केस गोज़ विद GIF ऑफ x जब 1 के बराबर, जब GIF ऑफ x अगर 1 के बराबर है तो यहाँ इस मेरे पास इंटरवल में जब भी कोई वैल्यू x की आएगी उसका GIF किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। तो सिमिलर तरीके से यहाँ पे 1 के बराबर और 2 से पहले वाले जो नंबर होंगे उन केसेस में मेरे पास GIF ऑफ कितना होगा? x 1 के बराबर होगा। और इस केस में सिमिलर कितना होगा? 2 से 3। तो ये चलता जाएगा मेरे पास। नंबर लाइन जो है वो आप बना के देख सकते हैं, वहाँ से जो है सब कुछ पता लग जाएगा GIF के बारे में। अब देखो ये ग्राफ जो है इसके बारे में बात करते हैं कि भाई GIF का ग्राफ कैसा होता है। देखो तो देखना ज़रा कि यहाँ पे अभी हम बात करते हैं 0 से लेके 1। तो ये मेरे पास अगर 0 है, ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, ये अगर 3 है, ये अगर 4 है,
ये -1 -2 -3। अगर बात करेंगे 0 से लेकर 1 इस इंटरवल में, तो इस बेटा x इक्वल्स टू 0 पे सबसे पहले क्या होगा, x इक्वल्स टू 0 पे मेरे पास वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। लो भाई, तो यहाँ पे मैंने ये लगा दिया बिंदी। अब x इक्वल्स टू 1 तक वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, मेरे पास 0 ही रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो x इक्वल्स टू 1 तक मैं क्या करूँगा, 0 लगा दूँ। जैसे ही x की वैल्यू 1 होगी तो वैल्यू 1 पहुँच जाएगी। यहाँ पे मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे यहाँ पहुँच गया मैं। वैल्यू जैसे ही 1 हुई तो मेरे पास GF की वैल्यू 1, तो 1 से 2 के बीच में वैल्यू क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। 2 पहुँचते ही वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। ठीक है बेटा, तो ऐसे चलता रहेगा ये मेरे पास। देखो ये लो, तो ये मेरे पास 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास नेगेटिव में चलेगा। GIF ऑफ इसका जो है -1 के बराबर जब होगी वैल्यू होगी तो ये इसका GIF -1 होगा, वरना कितना होगा, 0 छोटा होने पे वैल्यू कितनी होगी बेटा, -1 होगी। तो ये बनेगा मेरे पास यहाँ पे, और ये मेरे पास कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा इसका, है ना। देखो ये जो ग्राफ बन रहा है मेरा इस यहाँ पे, देखो ध्यान देना कि जब मेरे पास वैल्यू 2 से 3 के बीच में है ना, तो ग्राफ देखो 2 के बराबर होगा। 3 पे वैल्यू एग्जैक्टली 3 पे गोला बनाया, मतलब मैं 3 इंक्लूड इस लाइन में नहीं है, जहाँ भरा हुआ गोला होता है इंक्लूड वहाँ पे होता है। 3 जो है, अगर मैं x इक्वल्स 3 की बात करता हूँ, यहाँ खाली गोला है तो मतलब 3 यहाँ इंक्लूड नहीं है। ऊपर भरा हुआ गोला x इक्वल्स 2 पे वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 से बिल्कुल छोटा 2.9 वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 2 आ रही है। तो क्योंकि देखो ये ऐसा ग्राफ बन रहा है, स्टेप एक स्टेप जो बन रहे हैं ना, ये स्टेप्स बन रहे हैं, इसलिए इसका नाम भी क्या है, इसका नाम अपन ने स्टेप अप फंक्शन भी रखा। देखो यहाँ पे ये इसका नाम जो है स्टेप अप फंक्शन भी है, सिर्फ इसी ग्राफ की वजह से है ये। आई बात समझ कि इसका ग्राफ जो है वो स्टेप्स के उस पर अपने को दिखता है, स्टेप्स टाइप्स में। आई बात समझ में। अब देखो बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात ये देखो कि ये बताओ मेरे पास अगर मैं ये लिखता हूँ कि 2.3, इसका मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ आप कितना होगा, बोलोगे सर 2 होगा। अब मैं बात करता हूँ कि 2.3 + 5, इसका बोला सर ये जो होगा ना, ये 7.3 होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 होगा। बोला सही बात है, पर क्या मैं इस 2.3 + 5 कैसे लिख सकता हूँ, जो 5 है इसको मैं बाहर निकाल दूँ और GIF ऑफ 2.3 + 5 अलग से लिख लूँ, क्योंकि ये 5 तो मेरे पास इंटीजर है, ये यहाँ भी जुड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, बाहर भी जुड़ेगा कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो इसका GIF इंटीजर GIF कितना आएगा, इसका 2 आएगा, +5 यहाँ पे, तो आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ भी 7 आ रहा है, वहाँ भी 7 आ रहा है। तो बेटा जो इसका मतलब हमें ये पता लगा कि जो इंटीजर होता है ना यहाँ पे, उसको आप बाहर थ्रो आउट कर सकते हो, है ना। तो बढ़िया बात है, जो इंटीजर है उसको बाहर थ्रो आउट कर दो। वही यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी लिखी है इसकी, कि मेरे पास अगर GIF ऑफ x + n लिखा है और जहाँ पे n अगर इंटीजर है मेरे पास, तो वहाँ पे आप जो है n को बाहर निकाल सकते हैं GIF वाले ब्रैकेट से, तो सिर्फ x जो है वो अंदर रह जाएगा। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं अगली GIF की, अगली उसकी। अब देखो ये जो है दूसरी प्रॉपर्टी बिल्कुल एग्जैक्टली पहली वाली ही है, क्योंकि अगर x मेरे पास एक इंटीजर नहीं है तो क्या GIF ऑफ x इंटीजर होगा। तो ये GIF ऑफ x जो लिखा है इसको अगर मैं n बोल दूं, जो कि n इंटीजर होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने GIF ऑफ x को n बोला है, और GIF ऑफ x जो है हमेशा क्या है, एक इंटीजर होगा। तो यहाँ देखो ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे GIF x, ये एक इंटीजर है, यहाँ पे भी ये n एक इंटीजर है। क्या दोनों मेरे पास, ये दोनों प्रॉपर्टीज सेम सी नहीं होगी। तो इस इंटीजर को मैं बाहर निकाल दूंगा यहाँ से, तो मेरे पास बनेगा क्या है, ये मेरे पास बाहर निकालेंगे मन बनेगा GIF ऑफ x प्लस जो इंटीजर बाहर निकाला, जो इंटीजर निकाला वो क्या है मेरे पास खुद GIF ऑफ x है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ GIF ऑफ x नहीं बन गया। इसको हम लोग जनरलाइज भी कर सकते हैं बेटा। जनरलाइज कैसे कर सकते हैं कि देखो GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ x प्लस ऐसे अंदर अंदर अगर मैं बढ़ता रहूँगा तो क्या करेंगे भाई, एक एक करके बाहर निकालते जाओ। जैसे मैंने इसको निकाला है, इसे एक को बाहर निकाल दिया, पहले ये एक इसके अंदर था, जैसे यहाँ पे इसके अंदर इसको मैंने बाहर निकाल दिया, तो कितना बन गया, 2 टाइम्स बन गया। तो ऐसे एक एक करके अगर हम बाहर निकालते जाएंगे तो n टाइम्स बन जाएगा ये पास, n मेरे पास क्या आएगा, n टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x आ जाएगा। आई बात समझ में। अब तीसरी देखो, तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है अपने को, तीसरी प्रॉपर्टी बोलती है भाई कि GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ -x ये किसके बराबर था, ये तो 0 के बराबर है, -1 के बराबर का। देखो कैसे एग्जाम्पल से देख सकते हैं बेटा हम। अगर मेरे पास x जो है
वो इंटीजर है। तो बताना ज़रा कि जी आई एफ ऑफ 3 कितना होगा और जी आई एफ ऑफ -3 कितना होगा। भाई साहब ये तो 3 होगा, -3 होगा, क्यों? क्योंकि जी आई एफ जो है इंटीजर पे वेरिएशन ला ही नहीं पाता, क्योंकि वो खुद ही इंटीजर आउटपुट देता है। तो यहाँ 3 आएगा, -3 आएगा, वैल्यू कितनी होगी? 0 हो जाएगी। तो जब जब मेरे पास इंटीजर होएगा, एक्स की वैल्यू जब जब इंटीजर होएगी तो हमेशा ही ऐसे कट जाएंगे दोनों, यहाँ पे ऐसे कट जाएंगे, वैल्यू क्या निकाल के देंगे? 0। पर जैसे ही इंटीजर नहीं हुआ, एग्जाम्पल 2.7, तो 2.7 प्लस जी आई एफ ऑफ -2.7, अब ये जो है ये 2 के बराबर होगा, बट इसका जी आई एफ कितना होगा बेटा? -3 के बराबर। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था, नंबर लाइन पे चेक कर लो, लेफ़्ट वाली ही इंटीग्रल वैल्यू लेते हैं, तो इसका कितना आ जाएगा मेरे पास? -1 आ जाएगा, दोनों को सम करके। तो वही चीज़ लिखी है यहाँ पे बेटा कि जब मेरे पास एक्स इंटीजर होगा यहाँ पे तो वैल्यू कितनी होगी? 0। जब इंटीजर नहीं होगा तो वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी। आई बात समझ में? चलो अब आगे देखते हैं। देखो आगे वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है भाई? आगे वाली प्रॉपर्टी अपने पास बोलती है कि मोड ऑफ एक्स जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस जी आई एफ ऑफ वाई। अब देखो बेटा, ये बोल रहा है कि ये जो क्वांटिटी है ना, जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, इससे बड़ी रहेगी हमेशा और इससे छोटी रहेगी, मतलब +1 से छोटी रहेगी और इनसे बड़ी रहेगी। बोले सर ऐसे कैसे रहेगी? देखो इसका एक सिंपल सा जो है वो प्रूफ होता है अपने पास कि ये बताओ। अब सबसे पहले अपन ने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ा नहीं है, वरना अपन पता लगा देते, तो इसका प्रूफ बड़ा आसान सा है। ये बताओ कि एक्स जो है ना, कोई भी नंबर हो, उसको मैं एक इंटीजर प्लस फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, सही बात है, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन फॉर्म में, है ना। जैसे 2.7 को मैं 2 + 0.7 लिख सकता हूँ। 2 क्या होगा? उसका इंटीग्रल पार्ट, 0.7 क्या होगा? उसका फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट को ऐसे डिनोट करते हैं अपन। आई बात समझ बेटा? तो ऐसे या नंबर को लिख सकता हूँ मैं। फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। अभी अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना फ्रैक्शनल पार्ट, तो आप इसको छोड़ दीजिए, है ना, क्योंकि इसके बाद जो फंक्शन जो अपन वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ही पढ़ेंगे। इसको FPF बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। चलो अभी मैं प्रूफ को भी छोड़ देता हूँ, आप अभी के लिए समझ लीजिए कि ये जो है ना ऐसा होता है। अपन फ्रैक्शनल पार्ट के बाद करेंगे इसका प्रूफ, है ना, कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो जी एफ ऑफ एक्स प्लस जी एफ ऑफ वाई से बड़ा होता है और जी एफ ऑफ एक्स प्लस जी एफ ऑफ वाई +1 से छोटा होता है अपने पास। ठीक है बेटा? अब देखो इसकी एक दो प्रॉपर्टीज़ और बच जाती हैं जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से कि और क्या क्या होता है। अभी देखो कि अगर मेरे पास यहाँ पे इनइक्वालिटी बच जाती है इसकी, मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर मेरे पास इफ़ जी आई एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू n, है ना, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ n एक इंटीजर होगा तो x क्या क्या होगा। ये बोल रहा है मेरे पास कि भाई साहब आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना वो n से बड़ा या इनके बराबर है। तो देख लो, नंबर लाइन में बना के देखो बेटा कि मेरे पास 0 1 1 2 3 4 -1 -2 एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल के लिए ले लो कि भाई मान लो ये बोल रहा है कि x जो है ना, पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ कि अगर ऐसा होगा ना तो बेटा x जो है मेरा वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू n ही होगा। यहाँ पे अगर जी आई एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू n है तो x भी क्या होगा? ग्रेटर दैन इक्वल्स टू n होगा। प्लस सर ऐसे कैसे? एग्जाम्पल से देखो, मान लो x की वैल्यू जो है वो 2.7, अपन एक हर बार यही वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू मान लो 2.7 है, तो उसने बोला है मेरे पास कि भाई साहब ये वैल्यू जो है ना हमेशा x नहीं n की वैल्यू मान ले रहा हूँ, चलो मैं 5 है। तो उसने बोला है कि भाई मेरे पास जी आई ऑफ एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी या उसके बराबर है। अब ये बताओ कि जी आई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर 5 से बड़ी या उसके बराबर है, 5 ले, यहाँ पे 3 ले लो क्योंकि नंबर लाइन छोटी बन जाएगी। अब जी आई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर 3 या उससे बड़ी है तो 3 के बराबर जी आई एफ ऑफ एक्स कब हो सकता है? बराबर कब हो सकता है? जब x की वैल्यू 3 होगी। आई बात समझ में? जब x की वैल्यू 3 होगी तो जी आई एफ ऑफ एक्स कितना होगा भाई साहब? तो 3 होगा। अब 3 से बड़ा जी आई एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा? 4 के बराबर, क्योंकि जी आई एफ ऑफ एक्स क्या हो सकता है? हमेशा इंटीजर वैल्यू दे सकता है। तो 3 से बड़ी अगर वैल्यू लेगा जी आई एफ ऑफ एक्स तो कितनी लेगा? 4 लेगा। आई बात समझ में? लेकिन 3 कब कब हो सकता है भाई साहब? तो इस रेंज में कहाँ भी, जहाँ भी मेरे पास जब भी एक्स लाई करेगा जी आई एफ ऑफ एक्स कितना होगा? 3 होगा। और 4 कब हो सकता है? 4 से 5 के बीच में लाई करे। 5 कब हो सकता है? 5 से 6 के बीच में लाई करे। तो इसका मतलब अगर मेरे पास जी आई एफ ऑफ एक्स 3 से बड़ा या 3 के बराबर है तो भाई साहब मेरे पास x की वैल्यू भी क्या होगी? 3 से बड़ी या उसके बराबर होगी। क्योंकि अगर x 3 से छोटा हो गया, यहाँ पे आ गया ये 2.9, इसका जी आई एफ कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा, जो कि मुझे चाहिए नहीं। जी आई एफ तो क्या चाहिए? 3 से बड़ा या उसके बराबर चाहिए।
ठीक है, तो पहली मेरे पास इनइक्वालिटी ये आ गई। अब बात करते हैं इससे अगली वाली पे। इससे अगली वाली है कि इफ़ ये इज़ लेस देन इक्वल्स टू n। देखो इसका मैं पहले आंसर लिख देता हूँ कि अगर मेरे पास जी आई ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू n है, देन x जो है ना वो भाई साहब n+1 से छोटा होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे फिर से 0 1 2 3 4 5 -1 -2। ठीक है बेटा, अब मैं n की वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पे 2, n की वैल्यू मैंने 2 ले ली है। तो मुझे बोल रहा है कि भाई साहब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो 2 या 2 से छोटा होना चाहिए। अब ये बताओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो 2 कब कब हो सकता है भाई साहब? तो 2 से लेके 3 तक जब x की वैल्यू होगी, हालांकि 3 नहीं होना चाहिए, तो जब 2 से लेके 3 तक इस रेंज में मेरे पास x होगा तो उनका GIF भी कितना होगा? उनका GIF भी कितना होगा बेटा? उनका GIF भी 2 होगा। आई बात समझ में? तो इस रेंज में जब जब मेरे पास x लाया करेगा उनका GIF कितना होगा? 2 होगा। इसका मतलब मैं 3 से छोटी वैल्यू ले सकता हूँ, 2 से बड़ी भी ले सकता हूँ, 3 से छोटी भी ले सकता हूँ। हालांकि मुझे GIF अगर 2 से छोटा चाहिए तो 2 से पहली वाली वैल्यूज़ तो आएंगी ही आएंगी, बट मैं 2 से 3 वाली वैल्यूज़ भी ले सकता हूँ, एक्सक्लूडिंग 3। 3 नहीं ले सकता। तो 3 से पहले जो भी वैल्यूज़ आएगी उनका GIF क्या होगा? 2 के बराबर ही तो होगा। इसका मतलब मेरे पास x जो है वो 3 से छोटा आना चाहिए। वही बोला है कि अगर मेरे पास x जो है GIF ऑफ x जो है वो n से छोटा है, उसके बराबर है, तो x जो है वो n+1 से छोटा आना चाहिए हमेशा। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? ठीक है, तो ये अपने पास बेसिक इनइक्वालिटीज़ थी। आपको मैं होमवर्क देता हूँ, चलो आप ये भी मुझे निकाल के बताओ कि अगर मेरे पास मोड GIF ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन n है तो मेरे पास x क्या होगा? ध्यान रखना यहाँ पे ग्रेटर देन n है, सिर्फ इक्वल टू की वैल्यू नहीं है। और यहाँ पे मेरे पास जो है इक्वल टू भी था, है ना? यहाँ पे ये इक्वल टू था, बट यहाँ पे बेटा इक्वल टू नहीं है। ठीक है, और एक दूसरे वाला बताओ आप करके कि अगर मेरे पास GIF ऑफ x जो है वो लेस देन n है, यहाँ भी बेटा इक्वल टू नहीं है, तो x की वैल्यू क्या होगी, है ना? ये आप मुझे सोच के बताओ कमेंट्स करके, तो अपन जो है इसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, पढ़ के कमेंट करके बताइए आप मुझे। अब देखो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं अपन कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ 1 बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब देखिए इंटरेस्टिंग है कि अगर मैं ये बात करता हूँ ना कि इसके डोमेन और रेंज निकालो, सबसे पहली बात कि भाई साहब डोमेन ऐसी वैल्यू बिल्कुल नहीं लूँगा जो इसको नॉट डिफाइन बना दे फंक्शन को। नॉट डिफाइन फंक्शन कब बन सकता है? जब मेरे पास डिनोमिनेटर 0 हो गया। अब डिनोमिनेटर 0 कब हो सकता है? डिनोमिनेटर 0 का करने का मतलब मेरे पास मुझे ये 0 नहीं करना है भाई, क्योंकि अगर मेरे पास GIF ऑफ x 0 हो गया तो fx जो है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा मेरे पास, तो मुझे ये नहीं करना है बस। अब देखो मेरे पास GIF ऑफ x 0 कब कब हो सकता है? 0 1 2 3 -1 चलता रहेगा। GIF ऑफ x 0 कब कब होगा भाई साहब? जब 0 से 1 के बीच में x रहेगा। जब मेरे पास 0 से 1 के बीच में x रहेगा, एक्सक्लूडिंग 1 पे 1 के बराबर नहीं रह सकता, तो मेरे पास एक GIF ऑफ x हमेशा कितना रहेगा? 0 रहेगा। इसका मतलब x की वैल्यू जो है ना वो भाई साहब 0 से 1 के बीच में नहीं हो सकती है, बाकी कुछ भी हो सकती है ना? क्योंकि जैसे ही 0 के 1 के बीच में x आया उसका GIF ऑफ x कितना हो गया मेरे पास? 0 हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे नोट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब इसकी डोमेन कितनी होगी बेटा? बोला कुछ भी डालो, बट तुम x को जो है ना, x को जो है वो 0 से 1 के बीच में मत डालो, मतलब R-021 आंसर आएगा मेरे पास। और बोला रेंज क्या आएगा भाई साहब? अब रेंज मुझे पता है यार, देखो रेंज के बारे में इतनी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं। मुझे पता है कि 1 ये जो चीज़ लिखी है ना, इसमें ये जो वैल्यू है ना हमेशा इंटीजर रहेगी। अब ऐसे बताना कि भाई रेंज क्या आएगी, थोड़ा मुझे यहाँ पे सही लगेगा नहीं, क्योंकि क्या ही बताएंगे यार, इंटीजर कुछ भी हो सकते हैं नीचे। तो अपन इसको रेंज को ऐसे लिख देंगे कि 1/n टाइप रेंज ही आएगी इसकी, जहाँ पे n क्या होगा? इंटीजर होगा। ठीक है, तो अब इसकी रेंज को अपन ऐसे डिनोट कर देंगे। आई बात समझ बेटा? अब देखो एक और जो है वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अपन, उसके बाद वाला क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में आंसर बताएंगे। बेटा जो मैं क्वेश्चंस देता हूँ ना, ये करने के लिए बड़े अच्छे लेवल के सवाल होते हैं। मतलब अच्छे लेवल के इन द सेंस में ये नहीं कह रहा कि बहुत मुश्किल सवाल होते हैं। अच्छा लेवल इन द सेंस कि जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, वो अगर आप करते हैं तो आपका कंसेप्ट जो है वो डीपली क्लियर हो जाएगा ना। तो जो मैं छोड़ रहा हूँ सवाल, जो आपको बोल रहा हूँ, उस वीडियो को वहाँ पॉज करके ना आप उनको अटैम्प्ट जरूर करें, वो मुझे कमेंट्स में आंसर बताएं ताकि अपन उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकें। ठीक है बेटा? अब देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस। अब देखो ये अच्छा सवाल है एक तरीके से, क्योंकि मुझे ये पता है
कि इसकी वैल्यू जो है ना वो क्या क्या हो सकती है। अब ये अपन ने देखा था प्रॉपर्टीज़ में, है ना, हालांकि लिखा होगा शायद प्रॉपर्टी, देखो ये रहा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि इसकी वैल्यू जो है ना 0 और -1 हो सकती है। लेकिन 0 कब होगी? जब x मेरे पास इंटीजर होगा, और -1 कब होगी? जब x मेरे पास इंटीजर नहीं होगा। तो अपन लिख लेते हैं भाई साहब एक बार फिर से कि ये तो 0 होगा व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, और -1 होगा व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अब देखो पहला केस लेता हूँ व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आई? 0। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक क्या बनेगी? मतलब ये मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ फिर से एक बार कि ये जो वैल्यू है ये 0 बनेगी। इसका मतलब क्वाड्रेटिक क्या बनेगी? x² - 5x + 5 = 0। अब यहाँ से देख लो x निकालो क्या आएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 5 ± -√25 - 20/2, मतलब 5 ± √5/2। अब ये बताओ भाई ये x की वैल्यू जो है क्या ये इंटीजर है? क्या ये x की वैल्यू इंटीजर है? नहीं है। ये वैल्यू पॉइंट्स में कुछ आएगी मेरे पास, बट मैंने अज्यूम किया क्या था कि x जो है वो तो इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि x इंटीजर हुआ इसीलिए तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन जो है इतना गंदा सा ये एक्सप्रेशन ऐसा बिल्कुल साफ सा बन के आया है। लेकिन यहाँ पे तो ये सेटिस्फाई हो नहीं रहा है, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब अपना केस 2 लिखेंगे हम लोग। केस 2 क्या है बेटा? केस 2 है जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ध्यान रखना x इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी? -1 हो जाएगी बेटा। तो -1 = x² - 5x + 6 5 = 0, सॉरी इक्वल्स 0 नहीं, इक्वल्स टू -1 था। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या बनेगा? x² - 5x + 6 = 0। ये आराम सिंप्लीफाई हो गया, क्या बनेगा? ये बनेगा x - 2 × x - 3 = 0। तो यहाँ से x कितना आया बेटा? 2 और 3 आया। बट फिर से गड़बड़ है। क्या भाई? यहाँ पे मुझे x जो है वो इंटीजर चाहिए ही नहीं। x तो इंटीजर हो ही नहीं सकता मेरे पास, लेकिन आंसर क्या आ रहा है? इंटीजर ही आ रहा है। तो इसको भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब यहाँ से भी कोई वैल्यू नहीं आई, यहाँ से भी कोई वैल्यू नहीं आई, तो इसको सेटिस्फाई करने वाला कोई x है ही नहीं। नो वैल्यू ऑफ x। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो वैल्यू ऑफ x। आई बात समझ में बेटा? तो ये अपने पास अच्छा सवाल था, मतलब डीप कंसेप्ट को क्लियर करने वाला सवाल था। तो बेटा एक क्वेश्चन ये है, ये मैं आपको जो है होमवर्क में दे रहा हूँ। आप मुझे ये इनइक्वालिटी जो है ना वो सिंप्लीफाई करके बताएंगे। मैंने इनफैक्ट आपको ये इनइक्वालिटी सोल्व करने के लिए वैसे पहले भी दी है, इसी 2-3 स्लाइड पहले होमवर्क में दिया ना कि भाई मोड x अगर मेरे पास j(f(x) अगर मेरे पास ग्रेटर देन n है, j(f(x) अगर मेरे पास लेस देन n है, तो यहाँ पे x क्या होगा वो भी आपको मुझे बताना है सिंप्लीफाई करके। अगर ये आपसे हो गया ना, ये वाली चीज़ आपसे हो गई, तो ये क्वेश्चन कोई बड़ी चीज़ नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो अगला आता है अपन बस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये जो है अपन लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो जो अभी तक पढ़ाया है उसको आप रिवाइज ज़रूर करते रहिए, है ना। और अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए और चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे। मैं आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ भी डाल दूंगा, मैं आपको PYQs की पीडीएफ भी डाल दूंगा, मैं आपको फाउंडेशन बिल्डर के क्वेश्चंस भी, अच्छे क्वेश्चंस भी, और एडवांस लेवल के भी, मेंस लेवल के भी, जैसा आपको चाहिए होगा मैं वैसे क्वेश्चंस डाल दूँगा। आप मुझे कमेंट करके बता दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।